महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी और अग्निवीर जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे राहुल गांधी के खिलाफ पीएम मोदी का हमला अब तेज हो गया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मंगलसूत्र का मुद्दा फिसड्डी साबित होने के बाद अब पीएम मोदी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को शहजादा कहकर पुकार रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी पूछ रही हैं कि देश जोड़ने का मिशन लेकर 4000 किलोमीटर पैदल कौन चला? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान किसने खोली? क्या उस शख्स का नाम राहुल गांधी नहीं है? हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है कि अग्निवीर स्कीम को हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब मैं जानता हूं कि आप ताली बजा रहे हो, बट आपका नुकसान तो हो गया है। एक प्रकार से आपको तो चोट लग गई है और आपने एक सपना देखा था, आर्मी में जाने का सपना देखा था, देशभक्ति का सपना था। वो सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। तो मेरी सोच है, ये जो 1,50,000 युवा हैं जिनको आर्मी ने एक्सेप्ट किया था, इनको कोई ना कोई कॉम्पेंसेशन तो मिलनी ही पड़ेगी। अमेठी की जगह रायबरेली। कांग्रेस के रणनीतिकारों की गुगली बीजेपी के सिर के ऊपर से गुजर गई। कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक ने स्मृति ईरानी के सवालों की लिस्ट बेकार कर दी। राहुल की उम्मीदवारी बीजेपी के लिए अबूझ पहेली बन गई। स्मृति ईरानी के साथ ही बीजेपी के रणनीतिकारों की फौज बेचैन हो गई, लेकिन राहुल अपने मुद्दों से नहीं भटके। सत्ता को इल्जामों से झुलसाते रहे, सवालों के शूल बरसाते रहे। नतीजा ये हुआ कि जिस बीजेपी के झुठभैये नेता भी राहुल गांधी का नाम लेना अपनी तौहीन समझते थे, प्रवक्ताओं की पलटन राहुल गांधी के बयानों को रिएक्शन के काबिल नहीं समझते थे, उसी पार्टी के आला नेता राहुल गांधी पर निजी हमले करने लगे। राहुल के साथ ही रोजगार को चुनावी मुद्दा बनाने वाले तेजस्वी को भी शहजादे का खिताब बांटने लगे। लेकिन बहन प्रियंका ने भी पूछ ही लिया, आप ही बता दीजिए 4000 किलोमीटर पैदल कौन चला? जाके पाँव न फटे बिवाई, जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है। वो तो गर्व से कहते हैं कि उनके घर में कई प्रधानमंत्री थे, खुद चांदी के चम्मच से खाते रहे, गरीब की, दलित आदिवासी की झोपड़ी में फोटो खिंचवाते रहे, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं किया। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। महंगाई से आप दब चुके हो, ये मोदी जी नहीं जान सकते, क्योंकि मोदी जी अब अपने महल में बंद हैं, सत्ता से घिरे हुए हैं। उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे डरते हैं। राहुल पर पीएम मोदी ने आक्रामक तेवर दिखाया तो पहली बार बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कबूल कर लिया कि देश की जनता के सामने दो ही विकल्प है, या तो पीएम मोदी या फिर राहुल गांधी। हालांकि तुलना में शाह ने पीएम मोदी को राहुल से बेहतर बताया, लेकिन राहुल ने पूछ ही लिया कि अगर किसानों की कर्ज माफी के लिए पैसे नहीं थे तो धन्ना सेठों के लाखों करोड़ रुपए का कर्ज क्यों माफ किया? देश की जनता के सामने दो विकल्प, एक और चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए राहुल गांधी जी है, और दूसरी ओर गरीब चाय बेचने के वाले के घर पर पैदा हुए नरेंद्र मोदी है। ये दोनों के बीच में तय है। अदानी जी का 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ हुआ है। 16 लाख मतलब, बात समझो, 24 साल का मनरेगा का पैसा उनका माफ हुआ है। कि ये जो 90% लोग हैं, इनकी भागीदारी कितनी है?
अगर कर्जा माफ हो रहा है तो 90% का कितना हो रहा है? सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार को नरेंद्र मोदी जी साइन करते हैं। 90 IAS अफसर हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, डिफेंस मिनिस्ट्री में है। अग्निवीर का निर्णय उन्होंने लिया है। नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीर का डिसीजन सोचा और उन्होंने एक्शन किया। गृह मंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में 16 प्रत्याशी ऐसे ही बैठ गए चुनाव से पहले, या तो डराए गए हैं, धमकाए गए हैं, या किसी को घूस दे दिया है और बैठ रहे हैं कि चुनाव ही ना हो। अरे इतने मजबूत गृह मंत्री हो, इतने बड़े प्रधानमंत्री हो, देश की पूरी सत्ता तुम्हारे पास है, सीट पे सीट तुम्हारी है संसद में, और एक चुनाव लड़ने से डर रहे हो। पिछले 10 साल में बिहार में हमने 40 लाख गरीबों को पक्के घर दिए हैं, करीब 1.25 करोड़ गैस कनेक्शन दिए हैं। आज गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मंच पर आते हैं, उनके साथ एक ऐसे नेता आते हैं जिन्होंने सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार किया, और प्रधानमंत्री उनके नाम पर वोट मांगते हैं, और जब सारी बातें बाहर आती हैं तो ये आदमी भाग जाता है, निकल जाता है देश से, और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी उनको पता ही नहीं चलता। वो आपके सामने आकर क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं जैसे उनको पता ही नहीं है। कुछ पता होता है, सारी जानकारी होती है, कौन सा नेता कहाँ है, कहाँ जा रहा है, और ये नेता भाग के निकल गया, इनको पता नहीं चला। एक तरफ कहते हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, दूसरी तरफ जहां जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है वो किसके पक्ष में खड़े हुए हैं और किसकी रक्षा की है उन्होंने? महिलाओं की नहीं, जिन्होंने अत्याचार किया है उनके पक्ष में खड़े रहे। बात निकली तो दूर तलक पहुंची। पीएम मोदी ने कांग्रेस के 60 सालों की शासन की कथित डायरी खोल दी, लेकिन प्रियंका ने पूछा कि क्या अपने 10 साल के शासनकाल में कुछ भी बताने लायक नहीं था। शासन में कांग्रेस ने देश को परिवारवाद दिया, भ्रष्टाचार दिया। इसके अलावा एक और रास्ते पर कांग्रेस चली, और वो रास्ता है तुष्टीकरण, एपीजमेंट, वोट बैंक पॉलिटिक्स। कांग्रेस जो चश्मा पहनती है उसमें एक ही वोट बैंक दिखता है, और वो है मुस्लिम वोट बैंक। जब से बिहार में जाति गणना हुई, पिछड़े वर्ग में आरक्षण की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग उठने लगी। इस बीच कर्नाटक से बीजेपी के सांसद अनंत हेगड़े ने संविधान बदलने को जरूरी बताया। पिछड़ों के साथ ही दलितों में भी आरक्षण खत्म होने का डर समा गया, लेकिन राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि न तो संविधान खत्म होगा, न ही आरक्षण पर आंच आने दी जाएगी। सिस्टम में जिनकी भागीदारी कम है, आबादी के मुताबिक बढ़ाई जाएगी। लेकिन बैकफुट पर आई बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बहाने मुस्लिम और मंगलसूत्र का सवाल उछाल दिया, जो कहीं नहीं लिखा था उसे भी मीडिया के जरिए फैला दिया। कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर पूरे फुल अटैक किया जा रहा है। हिंदुस्तान में 15% दलितों की आबादी है, ठीक है? 8% आदिवासियों की है। आप जानते हो पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं हिंदुस्तान में? यहां पे पिछड़े वर्ग के लोग हैं ना? है ना? आप जानते हो आपकी आबादी कितनी है? देखो, किसी को नहीं मालूम। 50, 55, 52, 73, 85, 76, 64, मतलब जो भी नंबर निकालने निकाल लो। बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दलितों को मालूम है, आदिवासियों को मालूम है, मगर जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वर्ग है, जो इस देश को
बनाता है, चलाता है, उसको यही नहीं मालूम उसकी आबादी कितनी है। संविधान से आपको अधिकार मिलते हैं। और इंडी गठबंधन ने एक और खतरनाक बात कही है। ये लोग अब एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीन लेना चाहते हैं। जब हमारा संविधान बन रहा था तब संविधान निर्माताओं ने मिलकर तभी एक बात तय की थी और ये पक्का हो गया था, सही सिक्के हो गए थे कि भारत में कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरक्षण में से कुछ हिस्सा छीन करके ये धर्म के आधार पर संविधान बदल करके मुसलमानों को देना चाहती है। हाँ, राजपूत समाज की महिलाओं का कितना अपमान किया गया। मोदी जी ने क्या किया? क्या हटाया उस प्रत्याशी को? हटाया उस प्रत्याशी को? आपकी मांग क्या थी? आपकी मांग ये थी कि हटे। आपको अपमानित किया। मोदी जी ने सुनी आपकी बात? आपकी सुनवाई हुई? मैं आपसे वादा करती हूं बहनों कि अगर हमें मौका मिला, हम देश भर में आपकी बात हम फैलाएंगे, बताएंगे और इस तरह का अपमान आपके साथ हम नहीं होने देंगे। झारखंड में देखिए, कांग्रेस के सांसद के घर से नोटों के ढेर निकले, नोटों के ढेर। और नोटों के ढेर इतने बड़े थे कि बैंक से मशीन लाए गिनने के लिए, तो ये मशीन भी हाँफने लगे। मुझे बताइए भाई बहन, ये पैसा किसका है? सारे टीवी के चैनल आज बड़े बड़े खरबपतियों के हैं, तो आपको अपनी सच्चाई नहीं दिखाएंगे। आपने कितने प्रोग्राम देखे हैं इस चुनाव के दौरान जहां कोई पत्रकार दुकान में जा रहा है और कह रहा है कि भाई आज टमाटर का दाम देखो, कि देखो कितनी महंगी है ये तेल, या ये गैस सिलेंडर कितना बढ़ चुका है, क्या लोग गुजारा कर पाएंगे? ये आप नहीं देखते किसी चैनल पे। किसी चैनल पे आप ये नहीं देखेंगे कि 70 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं मोदी जी के राज में। ये बात, इस पे कोई रिपोर्ट नहीं देखेंगे। आप देखेंगे कि मोदी जी कौन से कपड़े पहनते हैं, मोदी जी किस प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, किस तरीके के आम खाते हैं। कांग्रेस 7 मई को होने जा रहे तीसरे चरण के चुनाव का प्रचार पूरे शबाब पर पहुंच चुका है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस पर हमले की धार बढ़ा दी है, लेकिन राहुल और प्रियंका मुद्दों से भटकने को राजी नहीं। हर दिन वो यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर देश में महंगाई और बेरोजगारी किसके कारण बढ़ी, 2 करोड़ नौकरी का वादा क्यों नहीं निभाया गया, आखिर 10 साल बाद भी लोग उसी सरकार पर कैसे यकीन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।